चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की डिटेल इतनी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले प्लांट किंगडम में एल्गी को डिटेल में पढ़ा, ब्रायोफाइट को डिटेल में पढ़ा, ट्राइडोफाइट को डिटेल में पढ़ा और जिम्नोस्पर्म को डिटेल में पढ़ा, लेकिन हमने एंजियोस्पर्म को डिटेल में नहीं पढ़ा, जबकि इनमें एक्सट्रीम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और सबसे स्टेबल प्लांट कम्युनिटी पाई जाती है। तो इसको हमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांटों की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब क्या होता है? आउटर अपीयरेंस, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि प्लांट में जो आउटर अपीयरेंस के कैरेक्टर हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांटों के अंदर रूट, प्लांट की स्टेम, लीफ, फ्लावर्स और उसके फ्रूट्स किस तरह के होंगे, किस टाइप के होंगे, क्या मॉडिफिकेशन होंगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो चैप्टर जो है बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और इसमें हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेम को, लीफ को, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और उसके बाद हम जब ये सभी पार्ट्स के बारे में अच्छे से या इनकी मॉडिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, खास करके फ्लावर, तब हम देखेंगे कि जो फैमिली है प्लांटों में किस तरह से क्लासिफाई की गई है और उनको कैसे याद रख सकते हैं फ्लावर के कैरेक्टर के बेस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी में, हम बात करते हैं रूट की। तो जैसा कि हम बात करते हैं प्लांटों में जो रूट की शुरुआत होती है कहां से होती है? जैसे कोई भी सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के बाद सीड से एम्ब्रियोनल एक्सिस अराइज होती है। एक हिस्सा क्या है इसका? प्लूम्यूल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला हिस्सा क्या है? रेडिकल। तो जो पार्ट रेडिकल है, रेडिकल आगे चल के डेवलप हो जाता है किसमें? रूट में, जबकि प्लूम्यूल आगे चल के किसमें डेवलप हो जाएगा? स्टेम में। तो प्लांट में जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर में, खास कैरेक्टर में आ जाता है रूट पार्ट। अब जो रूट है, वो रूट जो आप आगे चल के देखोगे, दो तरह की रूट होती है। एक होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो होती है जो रेडिकल से अराइज हो, उनको बोलते हैं टैप रूट। ये हम कह सकते हैं इनको प्राइमरी रूट भी बोलते हैं, जो रेडिकल से अराइज होती हैं। इन्हीं की ब्रांच जो होती है प्राइमरी रूट की, वो क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी। और सेकेंडरी की जो ब्रांच होती है उनको क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट। तो इस तरह से अगर हम बात करें प्लांट में एंजियोस्पर्म के अंदर, इनके अंदर जो रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है, लेकिन कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से अराइज हो सकती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो हमने अभी बताया कि जो रेडिकल से अराइज होंगी उनको तो हम बोलते हैं टैप रूट। लेकिन जो रूट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कोई रूट जो है लीफ से अराइज हो जाए, हो सकता है कोई भी रूट जो स्टेम के बेस से अराइज हो जाए, या फिर स्टेम की किसी ब्रांच से अराइज हो जाए। तो ऐसी रूट रेडिकल से अराइज ना हो और प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो रेडिकल के अलावा, अदर देन रेडिकल, तो ऐसी रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसा कि हम देखेंगे कि टैप रूट अलग है। टैप रूट को अगर आप देखोगे तो टैप रूट का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। मेन प्राइमरी रूट होगी, इसकी जो ब्रांच होंगी वो क्या होंगी? सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी की भी जो ब्रांच निकलती है उनको क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट। तो टैप रूट का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जबकि एडवेंटिशियस रूट जो है वो आपको डिफरेंट टाइप की नजर आएंगी। अगर लीफ से अराइज हुई है तो अलग से, अगर मान लो ये लीफ है और लीफ से कोई रूट अराइज हुई है तो वो अलग तरह की दिखेगी।
या फिर कोई स्टेम के बेस से अराइज हुई है तो वो अलग तरह की दिखेंगी, या फिर कोई भी पार्ट है स्टेम का उससे पूरा बंच में निकली है लेकिन रेडिकल से अराइज नहीं हुए तो वो अलग से फाइब्रस टाइप की नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फाइब्रस रूट, इसको हम सेपरेट ग्रुप में रख देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये भी रेडिकल के अलावा प्लांट के पार्ट से अराइज होती है, तो ये भी एक तरह की एडवेंटिशियस रूट ही है। लेकिन जैसे ये कहाँ मिलती है, ये व्हीट और राइस के अंदर पाई जाती है। शुरुआत में जब कोई व्हीट का सीड जर्मिनेट करता है तो ऑफ कोर्स उसमें रेडिकल भी अराइज होगा और प्लेम्यूल भी, और इसी रेडिकल से उसकी रूट बनती है। और वो आपको पता है रेडिकल से जो रूट बनती है वो तो टैप रूट होती है, प्राइमरी रूट। तो व्हीट और राइस के अंदर भी प्राइमरी रूट आती है। व्हीट और राइस के अंदर क्या आएंगी, प्राइमरी रूट आती है, और कुछ दिन तक ही रहती है, शॉर्ट लिव्ड रहती है। जब तक सीड से इनको खाना मिलता रहेगा ये रूट, और फिर स्टेम ग्रो करती है। लेकिन शुरुआत में जो ये स्टेम ग्रो करती है, इस स्टेम के अभी लीफ और उनमें पिगमेंटेशन नहीं आया है, ग्रीन पिगमेंटेशन। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रीन पिगमेंटेशन आने लगेगा तब तक जो ये रेडिकल से डेवलप प्राइमरी रूट है वो खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और यहां से जो स्टेम बचती है उसी स्टेम के उसी स्टेम से ऐसे बंच में फाइबर के तौर पे रूट अराइज होती है। लेकिन हम कहेंगे ये रेडिकल से तो अराइज नहीं हुई है, ये स्टेम के बेस से अराइज होती है। बहुत सारे फाइब्रस रूट होती है, इनको हम नाम देते हैं फाइब्रस रूट। तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, बेस ऑफ स्टेम। और क्या बनाती हैं, ये फाइब्रस रूट को बनाती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, व्हीट में, राइस में पाई जाती हैं। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है क्या व्हीट राइस में टैप रूट नहीं बनती। जब शुरुआत में जब सीड जर्मिनेट करता है तब तो टैप रूट बनेगी, प्राइमरी रूट, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ दिन रहती है, 10 दिन 12 दिन। तब तक फिर वो रूट क्या हो जाती है, डीजनरेट कर जाती है, और फिर उसके बाद फाइब्रस रूट उस स्टेम के बेस से अराइज होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 तरह की है, लेकिन मेजोरिटी में हम देखें तो 2 ही तरह की होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट बिल्कुल क्लियर है, जो रेडिकल से अराइज हो, और ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी हिस्से से अराइज हो उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। और फाइब्रस रूट जो होती है स्टेम के बेस से पूरा गुच्छा निकलता है, फाइब्रस गुच्छा, तो इसको हम फाइब्रस रूट बोल देते हैं व्हीट राइस में। और टेक्निकली अगर हम देखें तो ये भी कैसी हैं, एडवेंटिशियस रूट ही मानी जाएंगी, क्योंकि ये भी रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट यानी कि स्टेम के बेस से अराइज हो रही हैं। अब अगर हम बात करें टिपिकली कोई भी प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। डिस्कस करने वाले हैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं तो एक तो मेन पार्ट क्या है, प्लांट का रूट। दूसरा क्या है भाई, स्टेम। और तीसरे क्या है, लीफ। तो ये सब पार्ट कैसे हैं प्लांट के, ये होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। प्लांट के कैसे कैरेक्टर हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्लांट में जो प्लांट में फ्लावर भी मिलता, लेकिन कहां मिलेगा, केवल एंजियोस्पर्म में। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम में प्लांट पढ़े थे, उनमें नहीं होता है। लेकिन हाँ, एंजियोस्पर्म में एक कैरेक्टर और आ जाता है, और वो क्या है, फ्लावर। और फ्लावर को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का नाम देते हैं। तो इस तरह से ऑफ कोर्स ये फ्लावर बर्ड है, और इस तरह से फ्लावर जो है उसको हम क्या नाम देंगे, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। इसके अलावा रूट, स्टेम, लीफ क्या माना जाता है, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं इसको। तो अब हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी थोड़ा सा रूट के बारे में बताया है,
जो एंजियोस्पर्म होते हैं जनरली उनमें दो तरह की रूट होती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। उसके बाद आ जाते हैं भाई, थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है कि ये जो रूट है ये भी मॉडिफाई होती है जरूरत के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ये तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है किसका, टैप रूट का। बिल्कुल एक प्राइमरी रूट है, मेन रूट, और उसकी ब्रांच निकल रही है सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये तो किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का। ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है व्हीट या राइस के अंदर फाइब्रस रूट जो स्टेम के बीच से निकलती है, लेकिन टेक्निकली हमें जानना है ये कैसी है। ये भाई एक तरह से एडवेंटिशियस का ही टाइप है। दूसरा यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट को दिखाया गया है कि रेडिकल के अलावा भी रूट अराइज हो जाती है, जैसे स्टेम की नोड से अराइज हो जाए या किसी लीफ से अराइज हो जाए, तो वो सारी कैसी रूट कहलाएंगी, एडवेंटिशियस रूट कहलाएंगी। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि रूट में जो हम प्राइमरी रूट की बात करते हैं या टैप रूट की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा उसके जोन को हम डिस्कस करें। जब अच्छे से रूट को देखेंगे तो रूट का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, साइज में छोटी होती है और इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता है, ये डिवाइड ही करती रहती हैं। तो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल से जो रीजन बना हुआ है रूट का, उसको तो हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये इसको मेरिस्टेमेट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोल दो या मेरिस्टेमेटिक जोन के नाम से जान सकते हैं। थोड़ा सा रीजन मिलेगा रूट के अंदर, ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन। लेकिन रूट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो मिलेगा आपको, वो कौन सा हिस्सा मिलेगा, इलोंगेशन जोन। अक्सर ये कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है कि रूट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कौन सा वाला जोन होता है, तो इलोंगेशन जोन। यहाँ पे लंबी लंबी सेलें पाई जाती हैं, इलोंगेटेड टाइप की सेलें मिलती हैं इस जोन में, और ज्यादा से ज्यादा इसके नाम में ही छुपा है, इलोंगेशन जोन है। रूट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसी जोन में कवर हो जाता है। और जैसे हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक जोन जो है, ये तो सेलें लगातार डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन इलोंगेशन जोन की जो सेलें हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक से ही बनती हैं। इनका कोई खास ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन यहां से हम कहेंगे कि इलोंगेशन जोन से मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। यहां से कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत सारे मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, एनर्जी खर्च होती है, थोड़े बहुत पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम कहां से होता है, इलोंगेशन जोन से। फिर उसके बाद आ जाता है रूट का मैच्योर वाला पोर्शन, और इस जोन को हम क्या नाम देंगे, इस जोन को नाम देंगे मैच्योरेशन जोन। और जो मैच्योरेशन जोन है, इसी जोन के अंदर यहाँ पे रूट हेयर पाए जाते हैं। तो मैच्योरेशन जोन के अंदर ही कौन सा जोन मिलता है, रूट हेयर जोन। क्या मिलेगा, रूट हेयर जोन कहाँ मिलेगा, मैच्योरेशन जोन के अंदर ही मिलेगा। तो ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर जोन कहाँ पाया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि एक्चुअल में टैप रूट के अंदर तीन जोन पाए जाते हैं। किसी भी रूट में तीन जोन मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। तो मैच्योरेशन जोन के अंदर ही रूट हेयर जोन पाया जाता है। और इनमें रूट हेयर का काम क्या होता है, तो रूट हेयर के अंदर जो है वैक्यूल पाई जाती हैं। प्लांट रूट हेयर कैसे होते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर, एक सेल वाले। ये आगे एनाटॉमी में आप डिस्कस करोगे। तो एक सेल का एक रूट हेयर होता है और इसमें वैक्यूल पाई जाती हैं। वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है, तो इस तरह से ये ओस्मोट्रोफ का काम करते हैं। तो रूट हेयर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा सोइल के कंपैरिजन में, इसी वजह से ये सोइल से पानी सोख लेते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम यहां से होता है रूट हेयर जोन से।
तो टिपिकली अगर हम कंपैरिजन करें कि इससे पहले हमने जो प्लांटों में पढ़ा था, सबसे पहले किन प्लांटों में रूट आई थी, तो हमने बताया देखो एल्गी में रूट नहीं थी, ब्रायोफाइट में भी रूट नहीं आई, हाँ ट्राइडोफाइट से रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी ऑफ कोर्स उनमें तो रूट होनी थी, लेकिन उन रूट में और इनमें कोई फर्क है? यस, फर्क है। अगर इनसे पहले हम बात करें, एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म की रूट की बात करें, तो जिम्नोस्पर्म की रूट में जिम्नोस्पर्म की रूट में यहां पे ये रूट हेयर जोन होता ही नहीं। हमने डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म की रूट में रूट हेयर अब्सेंट होते हैं, और ना ही यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन को कवर करने वाली कैप, जिसको रूट कैप के नाम से जानते हैं, ना ही ये पाई जाती है। फिर अब कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो रूट हेयर जोन का तो बहुत खास फंक्शन है, यही तो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है जमीन में से, तो ये कैसे काम चलेगा वहां पे जिम्नोस्पर्म में? तो हमने वहां डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म में इन रूट हेयर की जगह पे क्या पाई जाती हैं? फंगी। यहाँ पे फंगी आके रूट के साथ एसोसिएट कर जाती हैं। कौन एसोसिएट कर जाती हैं? फंगी। अब यहाँ पे अगर फंगी आके रूट के साथ एसोसिएट कर जाएंगी, तो फंगी रूट हेयर से भी अच्छी ओस्मोट्रोफ होती हैं, और यही कारण है कि प्लांट में आराम से रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन वो किसकी मदद से? फंगी की मदद से। और उस तरह की एसोसिएशन को हमने क्या नाम दिया था? माइकोराइजा। तो टिपिकली हमने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में तो माइकोराइजा के बिना कुछ सीड, जैसे पाइनस के सीड, जर्मिनेट तक नहीं करते हैं। और रही बात यहाँ पे कि भाई क्या यहाँ पे भी माइकोराइजा की एसोसिएशन मिलती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइकोराइजा की जो एसोसिएशन है, वो एंजियोस्पर्म में भी मिल सकती है। कि अगर मान लो जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो वहां पे मान लो जमीन में मिट्टी का कटाव हो जाए और इस तरह से रूट एक्सपोज हो जाए, तो नीचे नीचे मिट्टी है, और जहां पे रूट हेयर जोन है वहां तक मिट्टी है ही नहीं, तो कहां से रूट हेयर काम करेंगे? करेंगे ही नहीं। तो इनको भी दिक्कत आएगी। तो फिर इनमें क्या करते हैं, इस रूट में फंगी आके सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो जाती है, और माइकोराइजा यहाँ पे भी इन प्लांटों को भी वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले जो प्लांट होते हैं, अक्सर उनमें भी एंजियोस्पर्म में भी माइकोराइजा की एसोसिएशन मिल जाती है। तो यहां से टिपिकल क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। कंपटीशन के क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से ही बनते हैं। तो ये तो था भाई रूट, और रूट के जोन या रीजन, कौन कौन से रीजन किसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, हमें अच्छे से पता होना चाहिए जो इलोंगेशन जोन है उसमें सेल कैसी होती हैं? इलोंगेटिव टाइप की होती हैं, पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होती हैं। देखो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि रूट का छोटा छोटा सा रीजन है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये मेरिस्टेमेटिक जोन किससे कवर होता है? रूट कैप से। और इसमें जो सेल पाई जाती है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, ये कैसी होती है? बहुत छोटी टाइप की सेल होती है। इनकी जो है सेल वॉल भी बहुत पतली होती है। इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेलों का, बहुत ज्यादा डेंस होता है। ये आगे एनाटॉमी में अच्छे से समझोगे आप। इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट दिखेगा, क्योंकि सेल छोटी है, न्यूक्लियस नहीं कंपैरेटिवली। तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस बहुत ज्यादा दिखता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। यही कारण है, सेल छोटी होने की वजह से इनका प्रोटोप्लाज्म भी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इनका कोई खास फंक्शन नहीं है, यानी कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड क्या है एनाटॉमी में। ये रिपीटेडली डिवाइड करने वाली सेल होती हैं, तो इनको तो हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक जोन, जो इन सेलों का बना है। हाँ, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। तो ये हमने बना दिया, मान लो मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। ये मान लो मेरिस्टेमेटिक जोन बन गया। लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक जोन के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल इसके नजदीक वाली जो सेल है वो लंबी होती चली जाएंगी डिफरेंशिएट होके मेरिस्टेमेटिक सेलों से ही।
और इस तरह से कैसा जोन बन जाएगा, ये बन जाएगा इलोंगेशन जोन। तो प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, तो मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल में कौन सा जोन मिलेगा, इलोंगेशन जोन। और अगर हम कहें इलोंगेशन जोन के प्रोक्सिमल में कौन सा मिलेगा, तो इसके प्रोक्सिमल में तो मैचुरेशन जोन भी है और इसके प्रोक्सिमल में तो मेरिस्टेमेटिक जोन भी है। तो वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आपको आंसर करना है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि भाई मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल में तो हमें पता है, और मैचुरेशन जोन के प्रोक्सिमल में भी हमें पता है क्या है। मैचुरेशन जोन के नजदीक क्या है, इलोंगेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन तो नहीं है। और ऐसे ही पूछा जाए मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल में क्या है, तब भी आप कहोगे इलोंगेशन जोन है। हाँ, इलोंगेशन जोन के नजदीक में ये दोनों है। तो कहां से पूछ रहे हैं, स्टेम के बेस से रेफरेंस से ले रहे हैं या रूट की टिप के रेफरेंस से पूछ रहे हैं, तब आपको इसका जवाब देना है। तो हमने देखा कि इलोंगेशन जोन की जो सेलें होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं आगे चल के। यही इलोंगेशन जोन की सेलें डिफरेंशिएट होकर और अच्छे से मैच्योर हो जाएं तो कैसा जोन बना लेंगी, मैच्योरेशन जोन बना लेंगी। और इसी जोन के अंदर क्या पाई जाती हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और ये रूट हेयर ही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और थोड़ा बहुत पानी में से, पानी के साथ साथ मिनरल भी एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन ध्यान रहे, मेन मिनरल एब्जॉर्प्शन का जोन कौन सा है, इलोंगेशन जोन। लेकिन जो वहां से पानी एब्जॉर्ब होगा तो डेफिनेटली वाटर के साथ थोड़े बहुत मिनरल तो एब्जॉर्ब भी होंगे, वाटर प्लस मिनरल वो तो एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए मेन जोन कौन सा है, इलोंगेशन जोन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी रीजन या जोन ऑफ रूट। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो ये रूट है, हमने ये तो समझ लिया कि जो रूट है वो दो तरह की होती है, जो है टैप रूट और एडवेंटिशियस। और हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा है जोन वाइज कि रूट के किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 जोन बनाते हैं हम, उनमें किस तरह की सेल पाई जाती है। ये काफी इंफॉर्मेटिव है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये रूट है क्या ये मॉडिफाई होती है, ऑफ कोर्स ये मॉडिफाई होती है। कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, जो बनियन ट्री है उसके अंदर जो ये इस तरह से ये रूट ब्रांच से अराइज हो रही है, एक्चुअल में ये प्रोप रूट है। अब क्योंकि ये रेडिकल से तो अराइज नहीं हुई है, ये तो स्टेम की ब्रांच से अराइज हुई है, तो हम कहेंगे ये तो एडवेंटिशियस रूट है। यस, तो एडवेंटिशियस रूट की ही तो मॉडिफिकेशन है ये। और आप देखोगे कि ये रूट जाके ब्रांच से अराइज होंगी और नीचे सोइल के अंदर पेनिट्रेट करके और कुछ दिन में इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होके बिल्कुल पेड़ के तने जैसी हो जाती हैं, और हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये रूट है या तना है। अगर हम बॉटनिकल गार्डन की बात करें जो कलकत्ता में है, वहां पे एक ही बनियन ट्री है जो काफी एरिया में फैला पड़ा है, और वहां पे हमें एक फॉरेस्ट जैसा लगता है वो, और हमें ये नहीं पता चलता कि उसका रियल तना कौन सा है, क्योंकि ये जो प्रोप रूट जाके और उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होके बिल्कुल तने जैसी बन चुकी हैं। तो एक मॉडिफिकेशन तो यहाँ पे ही दिखाई गई है, ये प्रोप रूट है, और इसको हम कहेंगे कैसी है भाई, ये जो है एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। तो ऐसे तो मॉडिफिकेशन आपको बहुत सारी रूट में देखने को मिलती है। जैसे हमने रूट पढ़ी है, दो तरह की रूट है, टैप रूट। तो टैप रूट मॉडिफाई कैसे कैसे होती हैं, कुछ टैप रूट तो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे आप देखोगे इस तरह की आपने रूट देखी होगी, कोनिकल टाइप की हो जाती है प्राइमरी रूट। और ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी कैरेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, कोनिकल। और पर्पज क्या है इसका, फूड स्टोर करना। ऐसे ही आपको जो है मूली के अंदर दिखेंगी इस तरह की फ्यूजीफॉर्म टाइप का शेप बना देती है और यहाँ से लीफ अराइज होते हैं, तो ये फ्यूजीफॉर्म बोलेंगे इसको।
और ये कहाँ मिलेगी? रेडिस के अंदर। ये भी फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गई। ऐसे ही टर्निप के अंदर भी आपको इस तरह से नेपी फॉर्म शेप देखने को मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगी? टर्निप के अंदर। तो इस तरह से बात करें तो जो टैप रूट है वो भी कई तरह से मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए। हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, कोनिकल रूट या फ्यूजीफॉर्म या नेपीफॉर्म टाइप की जो रूट है, ये टेप रूट की ही मॉडिफिकेशन है। क्या हम बात करें कि भाई एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, क्या वो भी मॉडिफाई होती हैं? बिल्कुल। अगर हम एडवेंटिशियस की बात करें, उनमें भी मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम स्वीट पोटैटो की बात करें, शकरकंदी, तो वो भी एक एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है, जो क्या है, फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन वो इनकी तरह नहीं मिलेंगी। उनको अगर आप देखोगे तो एक ही जो है स्टेम है, उसके बेस से इस तरह से काफी रूट अराइज होती है। क्योंकि ये रेडिकल से नहीं अराइज हुई तो सिंगल नहीं मिलेंगी, काफी मिलेंगी, बंच में मिलेंगी। और ये भी फूड स्टोर कर रही हैं। तो ये क्या है? ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है, ना कि टैप रूट की मॉडिफिकेशन। और टैप रूट में तो और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। टैप रूट में आपको मिलेगी रेस्पिरेटरी रूट। कुछ टैप रूट ऐसी होती हैं, टैप रूट की मॉडिफिकेशन जो क्या करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है? रेस्पिरेशन करने के लिए। और इनको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रूट। अब जो रेस्पिरेटरी रूट है, ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? जैसे मैनग्रूव्स है, राइजोफोरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो मैनग्रूव्स में क्या होता है? ये अक्सर आपको दलदली इलाकों में मिलते हैं, जहां पे पानी और भरा रहता है हमेशा और दलदल बन जाती है। तो करीबन पानी जो है 1-1.5 फीट तक प्लांट जो है पानी में रहते हैं। तो ऐसे पानी की रूट जो होती, ऐसे प्लांट की जो रूट है पानी में रहेगी हमेशा, तो उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन तो उसको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको पता है हर प्लांट की रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, अर्थ की तरफ ग्रो करती है। लेकिन इस तरह के प्लांटों की जो ब्रांच है रूट की, वो बाहर आ जाती है, पानी से बाहर करीबन 1-1.5 फीट तक बाहर की तरफ आ जाती हैं। और उनमें कुछ होल बन जाते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए। और इन्हीं होल्स को क्या बोलते हैं? पूरी उस रूट को जो बाहर आती है, उस रूट को, क्योंकि वो न्यूमेटेथोड्स, न्यूमेटेथोड्स किसको बोलते हैं? होल, जो पोर बने थे उन रूट में। और पूरी रूट जिसमें ये न्यूमेटेथोड्स पाए जाते हैं, उस रूट को बोलते हैं न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट। और ये रूट भी किसकी मॉडिफिकेशन होती है? टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है। कहाँ मिलेंगी ये मैनग्रूव्स? जो आप देखोगे सुंदरवन है कलकत्ता साइड में, आप देखोगे बंगाल में, तो पूरा वहां पे मैनग्रूव्स है कोस्टल एरिया पे। और उनमें बहुत, मैनग्रूव्स में बहुत खास एग्जांपल है, और वो कौन सा है? राइजोफोरा। एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, तो अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैनग्रूव्स में किस में भाई? कौन से मैनग्रूव्स में? राइजोफोरा के अंदर इस तरह की रूट पाई जाती हैं। कुछ नहीं है, ये ध्यान रहे, पॉजिटिव जियोट्रोपिक रूट नहीं है, ये पानी से बाहर आ रही है, जमीन से दूर जा रही है, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट कह सकते हैं, या पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, लाइट की तरफ जा रही है। लेकिन इनका पर्पज लाइट नहीं है, इनका पर्पज है गैस एक्सचेंज, पानी से बाहर निकले ताकि वहां से एयर और या ऑक्सीजन एक्सचेंज कर सकें। इसलिए उनमें पोर पाए जाते हैं रूट में। उन्हीं पोर को न्यूमेटेथोड्स का नाम दिया जाता है। और यही न्यूमेटेथोड्स बियर करने वाली रूट को बोल देते हैं पोर। मैंने बताया होगा, कोई भी स्ट्रक्चर बियर करते हैं तो उसके लिए लास्ट में सुफिक्स क्या लगाते हैं? फोर। तो न्यूमेटेथोड बियर कर रहे हैं तो नाम पड़ गया इन रूट का न्यूमेटोफोर्स, या फिर इनको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रूट। और ये भी किसकी मॉडिफिकेशन होती है? टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है। तो ऐसे तो टैप रूट में बहुत तरह की मॉडिफिकेशन है, लेकिन प्रोप रूट की बात की जाए जो हमने यहां पे दिखाया था, तो प्रोप रूट किसकी मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट की। और ये स्टिल्ट रूट, तो ये स्टिल्ट रूट क्या होती है? जैसे मान लो गन्ना है, या फिर सोरगम है, बाजरा है, या फिर
मक्की वगैरह है, तो वो प्लांट की जो स्टेम है काफी लंबी होती है, और इतनी लंबी स्टेम का बैलेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए जमीन के पास जो नोड होती है इनकी, उसी नोड से टेंट जैसी रूट अराइज होती है, जैसे टेंट को सपोर्ट करती है ना, ऐसी बिल्कुल इस तरह की सपोर्टिव रूट निकलती है, ताकि इतनी लंबी स्टेम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके। इन्हीं रूट को बोलते हैं स्टिल्ट रूट। क्या नाम दिया जाता है? स्टिल्ट रूट। और ये क्या कहां से बनी है भाई? रेडिकल से तो नहीं बनी है। तो ऑफ कोर्स ये भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। उनकी मॉडिफिकेशन में हम एक एग्जांपल स्टिल्ट रूट का भी रख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमें मिलेंगे रूट के मॉडिफिकेशन के, यहाँ पे टैप रूट की मॉडिफिकेशन के, और कुछ मिलेंगे एडवेंटिशियस रूट के। और हमें याद रखना है कि पीछे जो हम फाइब्रस रूट पढ़ के आए हैं वो भी एक तरह से एडवेंटिशियस रूट का ही मॉडिफिकेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है कुछ जो मॉडिफिकेशन हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे अच्छे से दिखाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड स्टोर करने के लिए यहाँ पे एस्परगस, एस्परगस का एग्जांपल आप आगे भी पढ़ोगे स्टेम में। तो ये तो एस्परगस प्लांट है, और इनकी जो रूट है वो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। ये किसकी मॉडिफिकेशन है? टैप रूट की। तो यहाँ पे टर्निप जो है, टर्निप भी एक तरह से रूट की मॉडिफिकेशन है। कौन सी? टैप रूट। और इस तरह की रूट को बोलते हैं, कैसी रूट बोलेंगे? नेपिफोम। उधर अगर हम कैरेट की बात करें, तो कैरेट भी एक तरह से फूड स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई हो गई है, टैप रूट की मॉडिफिकेशन। और ये क्या हुआ है? कोनिकल, कोन जैसी है, कोनिकल रूट। लेकिन स्वीट पोटैटो की बात की जाए, तो स्वीट पोटैटो हमने बताया था कि ये किसकी मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। हमें भूलना नहीं है, कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। जबकि अगर हम इस डायग्राम की बात करें, तो ये क्या शो कर रहा है? ये मैनग्रूव्स को दिखा रहे हैं। ये मेन प्लांट है, उसका ये तना है, लेकिन उसकी जो रूट है ऐसे बाहर निकल जाती है, 1-1.5 फीट पानी से ऊपर आ जाती है। और इन रूट के अंदर यहाँ पे आपको होल से नजर आ रहे हैं। इन होल्स को बोलते हैं न्यूमेटेथोड्स। न्यूमो वर्ड जो होता है, न्यूमो वर्ड किससे जुड़ा होता है? न्यूमो वर्ड होता है एयर से जुड़ा हुआ। जैसे आप निमोनिया पढ़ते हो कि हमारी बॉडी में एयर एक्सचेंज करने वाले ऑर्गन में अगर कोई इंफेक्शन हो जाए तो उस बीमारी को बोलते हैं निमोनिया। न्यूमो वर्ड एयर से जुड़ा होता है। तो ये जो एयर एक्सचेंज करने वाले पोर होते हैं, तो उनको न्यूमेटेथोड्स का नाम दिया जाता है। और जो न्यूमेटेथोड्स हैं, इनको बियर करने वाली पूरी कंप्लीट रूट को हम नाम दे देंगे न्यूमेटोफोर। फोर का मतलब बियर करना, कि जो न्यूमेटेथोड्स बियर कर रही है उस रूट को क्या बोल देते हैं? न्यूमेटोफोर। या फिर इसका एक और नाम है रेस्पिरेटरी रूट। तो यहां से भी अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये थी कुछ रूट के बारे में इंफॉर्मेशन। कितने टाइप की रूट होती हैं, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, अगला पार्ट है प्लांट में, वेजिटेटिव पार्ट में मॉर्फोलॉजी में हम और क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं स्टेम। तो जो स्टेम है वो ज्यादा यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन जो है स्टेम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिसमें स्टेम वाला थोड़ा सा पोर्शन रखा है, बाकी मॉडिफिकेशन को हटा दिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इनको पढ़ना चाहिए। अगर हम स्टेम की बात करें, तो प्लांट की जो स्टेम है हमें पता है कहाँ से अराइज होती है? जब सीड जर्मिनेट करेगा, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस अराइज होती है, उस एक्सिस में एक हिस्सा क्या होता है? प्लूम्यूल, और दूसरा रेडिकल। तो रेडिकल से तो हमने पढ़ लिया रूट अराइज होती है।
तो वो तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्लूम्यूल क्या बनाता है, स्टेम बनाता है डेवलप होके। और स्टेम की खास बात क्या है, तो स्टेम की सबसे खास बात यह है कि स्टेम के ऊपर, स्टेम में आपको नोड और इंटरनोड नजर आएंगी, जो आपको रूट में नजर नहीं आएंगी। ये नहीं कि जो अंडरग्राउंड है वो रूट है और जो एरियल है वो स्टेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसी भी स्टेम होती हैं जो अंडरग्राउंड मिलती हैं। तो जमीन के अंदर मिलने वाली सभी रूट होती हैं, ये ठीक नहीं है। जमीन के अंदर स्टेम भी हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि जमीन के अंदर प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है ये रूट है या स्टेम है? तो स्टेम के कुछ खास कैरेक्टर होते हैं जिनको हमें समझना होगा। और वो खास कैरेक्टर क्या है, मान लो ये कोई स्टेम है और ये इसकी रूट आ गई मान लो, तो स्टेम में इस तरह से आपको नोड नजर आएंगी। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये सब नोड है। और नोड के बीच वाला हिस्सा क्या है स्टेम का, इस हिस्से को बोल देते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब ही क्या होता है, बीच। और नोड के बीच वाला हिस्सा है तो क्या नाम देंगे, इंटर नोड का नाम देंगे। और यहां पे हर नोड से डेवलप होते हुए ऐसा लगेगा हर नोड से लीफ डेवलप हुए हैं, हर नोड से। लेकिन हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे कि लीफ का ओरिजिन तो एपिकल मेरिस्टम से होता है, लेकिन हर नोड पे आपको लीफ नजर आएगा। ऐसा लगता है कि हर नोड से डेवलप हो रहे हैं। ऑफ कोर्स हर नोड पे लीफ जरूर मिलेंगे, लेकिन ओरिजिन आगे डिस्कस करेंगे। ओरिजिन एपिकल मेरिस्टम से ही होता है लीफ का, वो आगे लीफ वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टेम की खास बात होती है उसमें मिलने वाली नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। अब क्वेश्चन आपसे जो है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जो रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है। तो आपको जो अंडरग्राउंड रूट भी मिलती है और अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलती है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये स्टेम है, क्योंकि उस पे नोड मिलेगी। स्टेम पे क्या मिलेगी, नोड और इंटरनोड। और अक्सर जो नोड होती हैं, नोड ही बियर करती हैं लीफ, नोड पे ही डेवलप होते हैं लीफ। ध्यान रहे, नोड से ओरिजिन नहीं हुआ है लीफ का, ओरिजिन तो एपिकल मेरिस्टम से होता है, लेकिन नोड जो है बियर करती है लीफ को, यानी कि डेवलप नोड पे ही होगा लीफ, और इसी नोड से बड अराइज होती है। और यही बड आगे चल के स्टेम की ब्रांच बना देती हैं, फ्लावर बना देती हैं। तो हर नोड पे आपको लीफ या बड नजर आएंगी, ये पहचान होती है स्टेम की। अब हम बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो को हमने स्टेम क्यों बोला है, क्योंकि पोटैटो को आप देखोगे उस पे क्या पाई जाती है, नोड पाई जाती है, और नोड से अराइज होती है बड। और ये कैरेक्टर तो किसी रूट का नहीं होता, ये किसका होता है, स्टेम का। तो इसलिए पोटैटो क्या है, स्टेम है। इसी तरह से अदरक है, अदरक में भी आपको नोड नजर आएंगी और उससे बड़ निकल रही है नोड से, तो ये भी कैरेक्टर किसका, स्टेम का। ऐसे ही आप अरवी की बात करें तो अरवी में भी ऐसा ही मिलेगा, नोड होंगी, नोड से बड़ अराइज होंगी। तो इसीलिए ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है और स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। तो स्टेम का बहुत ही खास कैरेक्टर होता है, वो क्या है, स्टेम पे पाई जाती है नोड, और नोड के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं इंटर नोड। और जो नोड वाला हिस्सा है, इसी नोड वाले हिस्से पे बड बियर होती हैं, इसी नोड वाले हिस्से पे आप देखोगे लीफ को बियर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, इंटरनोड जो होती है, इंटरनोड वाले हिस्से पे बड नहीं मिलती हैं। एक बार नेट में क्वेश्चन डाला भी गया था, जैसे एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई स्टेम में नोड भी और इंटरनोड दोनों पाई जाती हैं। तो पोटैटो है, पोटैटो में भी नोड इंटरनोड दोनों पाई जाती हैं, और उनमें से जो बड़ अराइज हो रही है वो इंटरनोड से हो रही है। अब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया इतनी बड़ी स्टेटमेंट में, एक हिस्से में दिख गया कि हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लास्ट में आके उन्होंने नोड की बजाय इंटरनोड बोल दिया कि बड़ कहां से अराइज हो रही है, इंटरनोड से। गलत। तो बारीकी से हमें पढ़ना है सब कुछ। तो नोड से ही
क्या बियर हो रहे हैं? लीफ और नोड ही बियर करती है बड। इंटरनोड कभी भी बड या लीफ बियर नहीं कर सकती, क्योंकि आगे चल के एनाटॉमी में आपको पता चल जाएगा कि ये नोड भी किस वजह से बनी है, लीफ की वजह से ही बनी है। तो वो आगे आपको एनाटॉमी में इसके बारे में अच्छे से क्लियर होगा। चलो, ये तो एक खास कैरेक्टर है। जैसा कि हमने देखा कि भाई स्टेम जो है, स्टेम भी रूट की तरह मेन स्टेम है, वो प्राइमरी स्टेम होती है, उसकी जो ब्रांच निकलती है, शूट ब्रांच, तो उनको एडवेंटिशियस स्टेम भी बोल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी ब्रांच या सेकेंडरी स्टेम के तौर पे हमें नजर आएगी, ब्रांच के तौर पे। तो रूट, जो रूट की तरह स्टेम भी क्या करती हैं, ये भी मॉडिफाई होती हैं। स्टेम का मेन पर्पज क्या होता है? लीफ को बियर करता है, और लीफ क्या करता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, और स्टेम में वस्कुलर बंडल जो है वो एक एक लीफ तक वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करा के। तो वो फंक्शन तो हमें क्लियर है, लेकिन स्टेम को जब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट करेंगे रूट से, तो हमें दो कैरेक्टर ध्यान रखने हैं, एक नोड और दूसरा इंटरनोड। वो टिपिकली कहाँ मिलेगा? स्टेम में ही मिलेगा। और रही बात स्टेम की मॉडिफिकेशन की, कि जैसे हमने रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी है, वैसे ही स्टेम में भी मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टेम की मॉडिफिकेशन। हालांकि अभी एनसीईआरटी से ये सब टॉपिक हट गए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है, तीन तरह की स्टेम होती है। एक होती है एरियल स्टेम, जैसे आपको इरेक्ट स्टेम दिखती है प्लांटों की, तो ये एरियल स्टेम होती है, हवा में मिलती है। एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, ये कहां मिलेंगी? सोइल के अंदर मिलेंगी। सोइल के अंदर मिलने वाली स्टेम क्या कहलाएंगी? अंडरग्राउंड स्टेम। और एक स्टेम होती है सब एरियल, यानी कि एरियल है, हवा में मिलने वाली, उससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि ग्राउंड के अंदर भी नहीं कह सकते, हवा के अंदर भी नहीं, एक तरह से सरफेस पे कह सकते हैं, कि सोइल के सरफेस पे, थोड़ी बहुत मिट्टी में भी हो सकती है, थोड़ी सी हवा में भी हो सकती है। ऐसी पोजीशन पे मिलने वाली स्टेम क्या कहलाएंगी? सब एरियल, यानी कि एरियल से नीचे, एरियल से नीचे, और ग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम से ऊपर, ऐसी पोजीशन पे मिलने वाली स्टेम कहलाती है सब एरियल स्टेम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन तीनों तरह की स्टेम में हम मॉडिफिकेशन पढ़ना चाहें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन की। तो एरियल स्टेम में मॉडिफिकेशन क्या होती है? तो सबसे पहले एरियल स्टेम में बात करें तो एक मॉडिफिकेशन पाई जाती है टेंड्रिल्स। कैसे भाई? मान लो ये स्टेम है, और स्टेम पे आपको पता है नोड पे अक्सर क्या बियर करती हैं? ये लीफ। तो ये लीफ तो अच्छे से बियर कर रखे हैं, लेकिन यहीं पे स्टेम की नोड पे लीफ के एक्जिल में क्या बियर करेंगे? लीफ के एक्जिल में बड अराइज होती है। मान लो ये बड है, और हमें पता है कि ये बड आगे चल के क्या बनाएगी? ऑफकोर्स ये आगे चल के बड से ही क्या बनती है? स्टेम की ब्रांच बनती है। लेकिन ये जो स्टेम की ब्रांच है, यानी कि शूट जो है, स्टेम की ये शूट है, ये मॉडिफाई हो जाए, और किस तरह का स्ट्रक्चर बना ले? मॉडिफाई होके इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले, सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करने के लिए ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले। इसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। और जो ये टेंड्रिल है, ये किससे मॉडिफाई हुआ है? ये मॉडिफाई हुआ है स्टेम, स्टेम की बड ही आगे चल के किस में डेवलप हो गई? टेंड्रिल में डेवलप हो गई। तो इस तरह के टेंड्रिल को हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। और ये कहां मिलता है? कुकुरबिटेसी फैमिली में। घिया, तोरी, कद्दू वगैरह, ये जितने भी प्लांट हैं इस फैमिली के, इनमें आपको टेंड्रिल दिखेंगे। ध्यान से देखना,
नोड पे लीफ तो है, लेकिन जहां से ब्रांच निकलनी थी वहां से टेंड्रिल बना हुआ है। तो ये तो किसकी मॉडिफिकेशन है? ये तो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर इसी को डायग्राम के आधार पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अब अगर मान लो एक ऐसा डायग्राम दे दिया जाए, चलो एक स्टेम यहां पे बना लेते हैं, और यहां पे इस तरह से टेंड्रिल मिल जाए, लेकिन जो है ब्रांच निकली हुई है स्टेम की, और उस पे ब्रांच पे लीफ भी बियर हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये भी टेंड्रिल है, लेकिन ध्यान रहे ये टेंड्रिल किस पोजीशन पे है? यहां पे तो लीफ आना चाहिए था, क्योंकि इसके एक्जिल से ही क्या निकल रही है? बड, और बड से भाई ब्रांच बन गई है पूरी, तो अच्छे से बड निकली हुई है। तो बड तो मॉडिफाई नहीं हुई है टेंड्रिल में, यहाँ पे जो लीफ की पोजीशन थी वहां पे टेंड्रिल आया हुआ है, तो ये लीफ टेंड्रिल है। तो आगे हम जब लीफ की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे। तो कई बार इमेज दे के भी कंफ्यूज किया जाता है कंपटीशन में, कि इनमें से बताओ कौन सा जो है ए या बी पार्ट है, उनमें से कौन सा लीफ टेंड्रिल है, कौन सा स्टेम टेंड्रिल है। तो हम डायग्राम देख के पता लगा सकते हैं कि नोड पे लीफ तो अच्छे से बियर हो रहा है, भाई ये रहा लीफ, लेकिन जो बड़ है वो बड़ किस में तब्दील हो गई है? वो टेंड्रिल में तब्दील हो गई है, और वही बड से क्या बननी थी? स्टेम। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन दिख रही है टेंड्रिल की। तो ये स्टेम टेंड्रिल तो आपको कहाँ मिलेगा? कुकुरबिटेसी फैमिली में। जबकि लीफ टेंड्रिल आपको कहाँ मिलेगा? मटर के अंदर, पी प्लांट में। तो ये भी एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। तो स्टेम टेंड्रिल कहाँ मिलेंगे भाई? स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली या विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा क्या होता है? ये अंगूर की बेल को बोलते हैं। तो वहां पे भी विटिस प्लांट जो होता है उसमें भी, अंगूर की बेल में भी, और कुकुरबिटेसी फैमिली के कोई भी प्लांट को देखोगे तो उनमें आपको लीफ टेंड्रिल नजर आएंगे। चलो भाई, और एरियल स्टेम में क्या मॉडिफिकेशन मिलेगी? हम एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो एरियल स्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टेंड्रिल पढ़ लिए। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है? थोन। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। थोन क्या है? मान लो ये एक स्टेम है, और स्टेम में ये तो लीफ हो गया, और यहां से जो बड़ है वही बड़ नुकीले पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए, इसी को बोलते हैं थोन। लेकिन कई जगह पे एनसीईआरटी ने स्पाइन वर्ड यूज कर देती है, ध्यान रहे बेटा वो गलती हो गई है, या डायग्राम में स्पाइन लिखा हो। स्पाइन होता है लीफ का मॉडिफिकेशन, है तो वो भी कांटा। जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर मॉडिफाई होके बनता है, कांटा बनता है, स्टेम से मॉडिफाई हो तो वो थोर्न है। और अगर लीफ से मॉडिफाई होके कांटा बनता है तो उसको हम स्पाइन बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने एक डायग्राम में गलत भी कर रखा है, वो ठीक कर लेना। तो थोर्न का बहुत अच्छा एग्जांपल है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया प्लांट है जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, रोड साइड में काफी लगाया जाता है, घरों में भी जो है एंट्री पे लगा देते हैं इस प्लांट को। तो उस पे जो कांटे होते हैं वो स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं बोगेनविलिया में। और ये मॉडिफिकेशन क्यों है भाई? ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट के अंदर उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, एडेप्टेशन। कैसी एडेप्टेशन है? डिफेंसिव एडेप्टेशन है, उनको बचाने के लिए प्लांटों ने ये एडेप्टेशन अचीव की है। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है, एरियल स्टेम फ्लैट स्ट्रक्चर में। कैसे? मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, और इसमें आपने देखा ये नोड और इंटर नोड है। अब आपको पता है स्टेम पे तो लीफ आएंगे भाई, नोड पे क्या बियर होंगे? लीफ। और अक्सर कुछ लीफ आप जानते हो, लीफ पे क्या होते हैं? स्टोमेटा। और उनका मेन पर्पज फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज करना स्टोमेटा का, लेकिन इन्हीं स्टोमेटा से वाटर का लॉस भी होता है।
तो इसको कैसे अवॉइड करें, खास करके वो प्लांट जो जीरोफिटिक है, ड्राई एरिया में है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ये। और लीफ होने जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी, और ऑफ कोर्स जो है इनमें स्टोमेटा तो होंगे। तो ऐसे प्लांटों में एक मॉडिफिकेशन हो जाती है, और वो क्या मॉडिफिकेशन होती है, वाटर लॉस को बचाने के लिए। जो यहाँ पे हमने नो इंटरनोड वाला हिस्सा देखा ना, तो इन प्लांटों में स्टेम की जो इंटरनोड है वो फ्लैट हो जाती है लीफ की तरह, इस तरह से सारी इंटरनोड ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। और इनके जो लीफ हैं वो मॉडिफाई होके स्पाइन में, कांटों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो लीफ पे होते हैं, स्टेम पे नहीं होंगे। तो स्टेम से तो वाटर लॉस होगा नहीं, और स्टेम यहाँ पे क्या कर लेगी, फ्लैट हो गई है, लीफ जैसी बन गई है, तो फोटोसिंथेसिस का काम तो स्टेम से हो जाएगा। और रही बात लीफ वाला, तो लीफ तो मॉडिफाई हो गए हैं, कांटे बन गए हैं, अब इनमें स्टोमेटा का जो वाटर का लॉस था वो भी नहीं होगा। इस तरह से स्टेम मॉडिफाई होके फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको बोलते हैं फाइलोक्लेडोड। फाइलो का मतलब लीफ, क्लेडोड होता है ब्रांच या फाइलोक्लेड, क्लेड भी कह सकते हैं या क्लेडोड। क्लेड का मतलब होता है स्टेम की ब्रांच। तो स्टेम या स्टेम की ब्रांच जो है वो मॉडिफाई हो गई है, उसकी इंटरनोड फ्लैट हो गई है, लीफ जैसी हो गई है। इस मॉडिफिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, फाइलोक्लेडोड। और इसमें हम देखेंगे कि लीफ की भी मॉडिफिकेशन दिखती है। स्टेम की मॉडिफिकेशन को तो क्या नाम देंगे, फाइलोक्लेडोड या फाइलोक्लेड, और लीफ की मॉडिफिकेशन को नाम देंगे स्पाइन। तो आगे जब हम लीफ पढ़ेंगे तो वहां पे ये एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि जो कैक्टस होता है अपुंसिया, तो अपुंसिया के अंदर आप क्या पढ़ोगे, जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके फ्लैट हो जाती है, तो वो तो स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिसका नाम होता है फाइलोक्लेडोड या फाइलोक्लेड। ये कहां कहां मिलेगी, अगर ये इस तरह से फ्लैट हो रही है तो ये मिलेगा अपुंसिया में, और अगर सिलिंड्रिकल है, इस तरह से सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसी, ऐसे भी आपको कैक्टस दिखे होंगे, उनमें कांटे होते हैं लेकिन इंटरनोड फ्लैट नहीं होती है, सिलिंड्रिकल हो जाती है लेकिन ग्रीन हो जाती है। तो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट कहां मिलेगा आपको, यूफोरबिया प्लांट के अंदर। तो दोनों प्लांटों में हम कह सकते हैं फाइलोक्लेडोड मॉडिफिकेशन पाई जाती है। और फाइलोक्लेडोड मॉडिफिकेशन जो होती है वो एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो एरियल स्टेम में हमने क्या क्या पढ़े, टेंड्रिल पढ़े, थोर्न पढ़े, और फाइलोक्लेडोड मॉडिफिकेशन पढ़ी। तो ये तो क्या है भाई, एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। तो एरियल स्टेम में हमने टेंड्रिल पढ़ा, तो इसके एग्जाम्पल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कुकुरबिटेसी फैमिली। थॉर्न की बात की जाए तो थॉर्न हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, बोगनविलिया में, और सिट्रस प्लांट जो लेमन वगैरह है, ऑरेंज वगैरह, इन सब में कांटे कैसे होते हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, थॉर्न होते हैं। और अगर फाइलोक्लेडोड की बात करें, फाइलोक्लेडोड भी दो तरह का होता है, फ्लैट हो जाए स्टेम तो अपुंसिया में दिखेगा, और अगर सिलिंड्रिकल है तो यूफोरबिया प्लांट के अंदर नजर आएगा। इसमें जो इंटरनोड है इस तरह से फ्लैट या सिलिंड्रिकल हो जाती है कि उनमें क्लोरोफिल आके डेवलप हो जाता है और वो ग्रीन हो जाती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। हाँ, इनके लीफ जो है अब उनकी जरूरत नहीं है, वो मॉडिफाई होके पॉइंटेड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पाइन। तो लीफ की मॉडिफिकेशन क्या कहलाएगी, स्पाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे कुछ जैसे डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये तो बोगनविलिया का डायग्राम दिया है, उसका ये जो कांटा है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टेम है, स्टेम की नोड है ये, और नोड से लीफ राइज हो रहा है, और यहाँ पे जो बड होती है स्टेम और लीफ के एक्जिल में, वही मॉडिफाई हो गई है पॉइंटेड स्ट्रक्चर में।
तो यहाँ पे ये गलती कर रखी है, इसकी बजाय अगर हम बात करें इसको क्या कहना चाहिए, थोर्न कहना चाहिए। तो पीछे तो एनसीईआरटी ने थोर्न ही लिखा हुआ है, डायग्राम में गलती हुई है, ध्यान देना है। स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन होती है, वो लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लीफ दे रखा है, लीफ और स्टेम के एक्जिल में यहाँ पे टेंड्रिल दे रखे हैं। तो एक्जिलरी बड मॉडिफाई हो गई है टेंड्रिल में, तो ये भी किसकी मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो एरियल स्टेम की यहाँ पे थोर्न और टेंड्रिल दोनों ही मॉडिफिकेशन दिए हैं। हाँ, यहाँ पे अपुंसिया या कैक्टस का यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, वो क्या शो करता है, वो फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन के बारे में बताता है। तो ये तो थी एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। इसके अलावा अगर अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा उनको भी जान लेते हैं। अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो भी कुछ मॉडिफिकेशन करती है। कैसी कि अंडरग्राउंड स्टेम या तो राइजोम बना लेती है या फिर कॉम बना लेती हैं मॉडिफाई होके, या फिर बल्ब बना लेती हैं मॉडिफाई होके, या फिर ऑफसेट बना लेती हैं मॉडिफाई होके। सॉरी, ऑफसेट नहीं मिलेगा, ऑफसेट तो सब एरियल में मिलेगा। तो यहां पे आप देखोगे खास 3 मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। राइजोम, एक मॉडिफिकेशन में तो क्या है, राइजोम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है मॉडिफिकेशन इसमें भी पाई जाती है। एक मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे, राइजोम, दूसरी क्या होती है, कॉम, और तीसरी क्या होती है, बल्ब। ये अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। और चौथी जो बहुत फेमस होती है उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो राइजोम और कॉम ये क्या है, तो राइजोम में आप देखोगे कई बार जो अंडरग्राउंड में हम अदरक की बात करते हैं, तो अदरक में जो है स्टेम अंडरग्राउंड जो ग्रो करती है, और जो उसकी ग्रोथ कैसी होती है, हॉरिजेंटली। लेकिन कुछ स्टेम ऐसी होती हैं वर्टिकली ग्रो करती हैं, वर्टिकली। लेकिन इनमें नोड पाई जाएंगी, बहुत सारी नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं, अक्सर नोड पे बड भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी नोड और इंटरनोड पाई जाती है और बड पाई जाती है नोड पे। तो ध्यान देना, जो हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं और नोड उनमें वर्टिकल पैटर्न में मिलेगी, वो तो होता है राइजोम। और जिनमें जिनकी ग्रोथ तो वर्टिकल है, कैसे ग्रो करेंगी, वर्टिकली ग्रो करेंगी, लेकिन नोड कैसे पैटर्न में मिलेंगी, हॉरिजेंटल पैटर्न में, तो वो कहलाता है कॉम। तो राइजोम के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिंजर दे रखा है, टर्मरिक होता है, यहाँ तक कि बनाना जो होता है, बनाने के अंदर भी जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है बनाना की, वो भी राइजोम दिखाती है। यहाँ तक कि जो शुगर केन है, शुगर केन का भी जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो राइजोम पार्ट होता है। और कोम में क्या पढ़ोगे, अरबी, जैसे कोलोकेशिया है, एलोकेशिया, इसके एग्जाम्पल है कोम के। बल्ब क्या है, जैसे ओनियन वगैरह के अंदर या गार्लिक के अंदर आप देखते हो, इसमें क्या है, एक ये अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके फ्लैसी लीफ इसको कवर करते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम ही है, इसको बना लेते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम को कोसेंट्रिक लीफ जो फ्लैसी होते हैं, फूड स्टोर करते हैं, वो पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, एक बल्ब बना लेते हैं। तो बल्ब भी एक तरह की अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके एग्जाम्पल है गार्लिक और ओनियन। तो गार्लिक ओनियन भी एक तरह से स्टेम मॉडिफाई हो गई है, हालांकि इस स्टेम के अंदर लीफ कैसे हैं, फ्लैसी है, खाने लायक होते हैं। और रही बात ट्यूबर की, तो इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें आपको क्या मिलेंगी, नोड मिलेंगी, नोड पे बड़ होंगी। और कैसी बड़ होती है, एपिकल बड़ तो नहीं कहेंगे, एक्सिलरी बड़। ये अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि पोटैटो की जो बड़ होती है कौन सी वाली होती है। तो देखो भाई,
किसी भी स्टेम पे एपेक्स पे जो बड होती है वो तो एक ही मिलेगी, एपिकल बड, लेकिन आपको पोटैटो पे तो बहुत सारी बड मिलती हैं। तो वो कैसी बड होती है? एक्सिलरी बड। तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे पोटैटो पे बड पाई जाती है, वो भी कौन सी वाली? एक्सिलरी बड। तो ये भी कैसा है भाई? ट्यूबर। पोटैटो भी एक तरह की अंडरग्राउंड स्टेम है जो मॉडिफाई हो गई है। कैसे पता चला स्टेम है? क्योंकि इस पे नोड पाई जाती है, बड पाई जाती है, और बड कौन सी होती है? एक्सिलरी बड होती है, एपिकल थोड़ी बोलेंगे। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम में इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। कुछ नाम है। राइजोम में हमने जिंजर पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा, बनाना, या फिर जो है शुगर केन की जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो भी क्या शो करती है? राइजोम। यहां तक कि ट्राइडोफाइट जो थे, हम पीछे ट्राइडोफाइट पढ़ के आए हैं, उनमें भी राइजोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो राइजोम का कैरेक्टर जो है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है कहाँ पे, इस तरह की स्पेशल टाइप की अंडरग्राउंड स्टेम जो है राइजोम के अंदर, सॉरी ट्राइडोफाइट के अंदर भी पाई जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम के। उसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ जो डायग्राम दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जिंजर का डायग्राम दे रखा है। जिंजर की जो ग्रोथ है कैसी होती है? सोइल के अंदर हॉरिजेंटली ग्रो करता है, ऐसे फैलता हुआ है हॉरिजेंटली। तो ये क्या है? हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, लेकिन इसमें जो नोड मिलेंगी, इंटरनोड मिलेंगी, वो कैसी मिलेंगी? वो वर्टिकल पैटर्न में दिख रही है ऐसे, और इन पे बड मिलेगी। तो ये तो है भाई जिंजर। और ये कैसी स्टेम को शो करता है? राइजोम। ये जमीन कंद है, जमीन कंद कोम है। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है? वर्टिकल। और इसमें अगर नोड मिलेंगी, इंटरनोड मिलेंगी, तो कैसी मिलेंगी? हॉरिजॉन्टली पैटर्न में। बर्ड वगैरह सब है इसकी तरह, जिंजर की तरह, बस ये इसका एग्जाम्पल है जमीन कंद कोम का। एलोकेशिया, कोलोकेशिया, अरवी वगैरह जो है वो कोम होता है, ना कि राइजोम। ये ट्यूबर है, ट्यूबरस स्ट्रक्चर है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, कोई फिक्स शेप नहीं है। और इस पे जो है नोड मिलेंगी, और नोड पे बड मिलती है, एक्सिलरी टाइप की बड। तो ये भी एक तरह से अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड स्टोर करती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो ये कौन से वाली है? ट्यूबर बोलते हैं इसको। बाकी ये हमने बता ही दिया था, ये एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये भी एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और ये अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन आपको सब एरियल स्टेम की भी देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम, यानी कि एरियल से नीचे, अंडरग्राउंड से ऊपर, यानी कि सरफेस पे, सोइल सरफेस पे या वाटर सरफेस पे जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है। तो क्या क्या मॉडिफाई होके बनाती है? तो वो पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और वो क्या क्या हो सकती हैं? तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में एक तो हम पढ़ते हैं सकर, एक पढ़ते हैं स्टोलोन, एक पढ़ते हैं रनर, और एक होती है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में ऑफसेट। ये थोड़ी बहुत एग्जांपल और थोड़ा सा इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने, पहले वाली एनसीईआरटी ने कुछ लाइनों में बताया भी था, जैसे यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या है? इनके अंदर ग्रास और स्ट्रॉबेरी जैसे प्लांट होते हैं, अक्सर क्या करते हैं, इनकी जो स्टेम है वो सोइल पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, और नई नई जगह, नई नई निश में फैलती चली जाती है। यहाँ पे न्यू निश जो होती है, वहां पे नई रहने की जगह, नया इकोलॉजिकल एड्रेस वहां पे पहुंचती है, और वहां पे
ये फैलती चली जाती है। तो सरफेस पे मिलने वाली ये जो स्टेम है, इनको आप क्या देखोगे, इन स्टेम पे ये नोड मिलेंगी और हर नोड से ऐसे रूट अराइज होंगी और ऊपर लीफ, नीचे रूट और ऊपर लीफ, इस तरह से नोड से रूट अराइज हो रही है और ऊपर की तरफ लीफ अराइज हो रहे हैं, और इस तरह से स्टेम फैलती हुई दूर दूर तक चली जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तो स्टेम तो दौड़ रही है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया रनर। और ये कहाँ मिलेंगे, ये जनरली ग्रास में देखा जाता है। तो बहुत कॉमन सा घास है, दूब घास बोलते हैं, साइनाडोन डेक्टिलोन। दूब घास को क्या बोलते हैं, साइनाडोन डेक्टिलोन। तो दूब घास में ये बहुत खास कैरेक्टर देखा जाता है। वो किस टाइप की है, वो एक तरह से सब एरियल स्टेम है और उस मॉडिफिकेशन को नाम देते हैं रनर। तो यहाँ पे कुछ ग्रास या फिर कुछ स्ट्रॉबेरी में भी ऐसे ही होता है, स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टली सोइल के सरफेस पे ग्रो करती चली जाती है और नई जगह पे पहुंच जाती है, वहां पे फैलती चली जाती है, और उसकी नोड से नीचे रूट और नोड से ऊपर की तरफ लीफ अराइज होते चले जाए। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन तो कहलाएगी रनर। फिर उसके बाद आप देखोगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे मिंट और जैस्मिन, उनमें जो मेन स्टेम है, मान लो मिंट और जैस्मिन में ये प्लांट है भाई, और इसमें ये मेन स्टेम है, और मेन स्टेम से मान लो कोई ब्रांच निकल गई ऐसे, और वो ब्रांच जो है सोइल को टच करेगी, जहां पे भी टच करेगी वहीं से जो है एक नई ब्रांच राइज होगी, स्टेम नई, और एक नया पौधा शुरू हो जाएगा। उसकी भी ऐसे ही नोड वगैरह होंगी, उससे भी ब्रांच निकलेगी, वो भी ऐसे ओब्लिकली हवा में ग्रो करती हुई सोइल को नीचे जाके टच करेगी डाउनवर्ड, और फिर उसके बाद फिर उससे नया पौधा ग्रो कर जाएगा। तो ये चलता रहेगा इस तरह से। तो अगर इस तरह की मॉडिफिकेशन है, इसको बोलते हैं स्टोलोन। और ये कहाँ मिलता है, जैस्मिन और मिंट, पुदीना में और जैस्मिन के प्लांट में। तो यहाँ पे दिया है मिंट और जैस्मिन जो है सिलेंडर लेटरल ब्रांच जो होती है, ये सिलेंडर लेटरल ब्रांच जो है अराइज होती है बेस से, मेन एक्सिस के बेस से अराइज होंगी और ग्रो करेंगी, हवा में ग्रो करती हुई वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करेंगी, और यहीं से जो है lateral branch with short internode and each node bearing a rosette leaves। नहीं, ये दूसरा पॉइंट बता दिया यहाँ पे, बस इतना ही बताया है कि यहाँ पे जो बेस से, स्टेम के बेस से जो है ब्रांच निकलती है, वो हवा में ग्रो करने के बाद सोइल को डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी और वहां से टच करेगी, वहीं से एक नया पौधा शुरू हो जाए, और ये चलता रहेगा। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को बोलते हैं स्टोलोन। और ये कहाँ मिलेगी, तो याद रखने के लिए हम बोलते थे जेम स्टोलोन। तो जैसे जैस्मिन और मिंट, ये दो ही प्लांट है जिनको हम स्टोलोन स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल में रखते हैं। शक्कर क्या है, शक्कर बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क क्या है शक्कर में कि यहां पे आपको ये जो बेस से निकली है ब्रांच, वो इस बार कहां से राइज होगी, फिर हम बात कर रहे थे किसकी, शक्कर की। शक्कर में और स्टोलोन में थोड़ा सा फर्क है। शक्कर में क्या है कि यहाँ पे ये प्लांट है, इसके जो बेस से अंडरग्राउंड ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच सोइल के अंदर थोड़ी सी ग्रो करने के बाद बाहर की तरफ आती है, हवा की तरफ, एरियल, और यहां से एक नया पौधा ग्रो कर जाता है इस तरह से। फिर ऐसे ही इससे ब्रांच निकलेगी और हवा की तरफ ग्रो करेगी ऐसे ही, और इस तरह से नया पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से ग्रो होती चली जाएगी। लेकिन आप कहोगे इसमें तो थोड़ा सा फर्क है। स्टोलोन में क्या थी, ये ब्रांच हवा में ग्रो कर रही है और डाउन टू अर्थ, अर्थ को टच करके नया पौधा शुरू कर रही है। और यहाँ पे क्या कर रही है, ये ग्राउंड अंडरग्राउंड ग्रो करेगी सोइल के अंदर, और फिर वहां से बाहर आएगी और नया पौधा बना देगी। इसको शक्कर बोलते हैं।
और शक्कर का एग्जाम्पल है बनाना, क्रिसेंथेमम। ये एग्जाम्पल किसके हैं? शक्कर के। बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम, इनमें क्या है? लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट एंड underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoot। इसी को क्या बोलते हैं? शक्कर। कि भाई देखो, इसमें जो है मेन जो स्टेम है उसकी जो ब्रांच निकलती है वो अंडरग्राउंड ग्रो करके जैसे ही जमीन से बाहर की तरफ आएगी उससे लीफी शूट ग्रो कर जाती है, डेवलप हो जाती है, और यही चलता रहेगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं शक्कर। और इसके एग्जाम्पल है, पीसीबी से याद रखते थे, बी से बनाना, पी से पाइनएप्पल और सी से क्रिसेंथेमम। जबकि स्टोलोन क्या है? स्टोलोन में हमने बताया कि जो मिंट और जैस्मिन है उसकी जो प्लांट है उसकी लेटरल ब्रांच निकलती है हवा में, मेन एक्सिस से राइज होंगी, हवा में ग्रो करेगी और फिर कुछ ग्रो करने के बाद नीचे की तरफ झुकेगी और सोइल को टच करके लीफी शूट बना देगी। तो ये क्या था? इसको हम बोलते हैं स्टोलोन। और इसके एग्जाम्पल है मिंट और जैस्मिन, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से कंपटीशन के, लेकिन अब ये एनसीईआरटी ने हटा दिया है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड स्टेम या बिल्कुल सोइल के सरफेस पे मिलने वाली स्टेम जैसे ग्रास या स्ट्रॉबेरी है, वो स्प्रीड हो जाती है, नई जगह पे जो है फैलती चली जाती है और पीछे जो इसका पार्ट रह गया, ओल्ड पार्ट जो है वो मरता चला जाएगा। तो इस तरह से हर नोड से रूट निकल रही है और ऊपर की तरफ लीफ ये फैलती चली जाएगी नई नई जगह पे, और पीछे जो रह गई वो स्टेम डाई होती चली जाए। इसको बोलते हैं रनल। तो इसके तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं ग्रास, और उनमें दूब घास बहुत फेमस है, साइनाडोन, डेक्टिलोन। अब बात करते हैं ऑफसेट की। एक और हमने देखा कि हमने बताया था कि एक और होता है अंडरग्राउंड सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन, और वो क्या है? ऑफसेट। और ये ऑफसेट क्या है? तो यहां पे भी एनसीईआरटी ने बता रखा है, ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट internode and each node bearing a rosette of leaves and tuft of root is found in aquatic plant like Pistia and Eichhornia। इसी को बोलते हैं, इस सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन को नाम दिया जाता है ऑफसेट। क्या है ये? इसमें ये बताया गया है कि कुछ पानी के सरफेस पे या पानी के अंदर कुछ ऐसी स्टेम पाई जाती है, मान लो ये स्टेम है, फ्लोटिंग टाइप की स्टेम है, और इस स्टेम पे आपको पता है नोड तो मिलेंगी। तो नोड, हर नोड से ऐसे टफ्ट ऑफ रूट निकलता है, पूरा गुच्छा निकलता है हर नोड से, टफ्ट ऑफ रूट। तो रूट के गुच्छे को बोलते हैं टफ्ट ऑफ रूट। और ऊपर निकलता है लीफ का पूरा गुच्छा, और लीफ के गुच्छे को बोलते हैं रोजेट ऑफ लीफ। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को बोलते हैं ऑफसेट। और आपने इस तरह का देखा भी होगा गंदे नाले वगैरह में कुछ प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, तो वो ऐसे पूरे पानी के सरफेस को ढक लेते हैं, वो ऑफसेट है। अक्सर पिस्टिया देखा होगा और आइकोर्निया प्लांट। आइकोर्निया को वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। और इससे बेटा अक्सर जो आप देखते हो पानी पॉल्यूटेड ही हो जाता है। आप कहोगे वाटर कैसे पॉल्यूट हो जाता है? आइकोर्निया को तो टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं भाई। क्यों? बंगाल की जितनी भी एक्वेटिक बॉडी है, पूरी एक्वेटिक बॉडी को कवर कर लेता है आइकोर्निया। अब लीफ ग्रीन है, सुंदर है, फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तो इससे क्या दिक्कत है? फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन तो ये बाहर इवोल्व कर देते हैं, लेकिन इनकी जो रूट पानी में रहती है वहां से पानी में से ऑक्सीजन लेती है, और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है जिससे वाटर पोल्यूट होता है, और कुछ दिन बाद जो प्लांट जो ओवर ग्रोथ करके डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होंगे, तब भी डिकम्पोज होने में कहाँ की ऑक्सीजन जाएगी, पानी की। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना तो वो उसको पोल्यूट करना ही है एक तरह से। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये प्लांट जहां मिलता है वहां पे फिश या अनदर एक्वेटिक एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये वहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, आइकोर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जांपल है पिस्टिया। तो पिस्टिया और आइकोर्निया भी एक तरह से स्टेम के मॉडिफिकेशन है, सब एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन, जिसका नाम है ऑफसेट। तो ये हमने डिस्कस की भाई स्टेम की मॉडिफिकेशन। तो स्टेम की मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने जो है सबसे पहले एरियल स्टेम पढ़ी, और उसमें एरियल स्टेम में हमने टेंड्रिल मॉडिफिकेशन पढ़ी, हमने थोर्न पढ़ा, फाइलो क्लेडोड या फाइलो क्लेड पढ़ा। तो ये तो थी एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। दूसरा क्या आता है भाई? अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन। तो उसमें क्या आएगा? अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन में आता है राइजोम, कोम, ट्यूबर और बल्ब, जिनके एग्जाम्पल के साथ हमने इनको सबको डिस्कस किया। और फाइनली हमने पढ़ी सब एरियल मॉडिफिकेशन किसकी? स्टेम की। और इनमें हमने क्या क्या पढ़ा? रनर पढ़ा, जिसमें हमने ग्रास को एग्जाम्पल लिया। फिर हमने स्टोलोन पढ़ा, जिसमें जैस्मीन, और हमने किसको लिया? मिंट को। जैस्मिन और मिंट में क्या होता है, अक्सर उनकी जो बेस से स्टेम के मेन स्टेम के बेस से जो ब्रांच निकलती है वो हवा में ग्रो करके जमीन को टच करके लीफी शूट बनाती रहती है, और वो फैलता चला जाता है। वो क्या है? स्टोलोन। लेकिन एक एग्जाम्पल और है पुरानी, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के, मिंट जो पुदीना है वो स्टोलोन के तौर पे भी ग्रो करता है, मॉडिफिकेशन स्टोलोन की भी दिखाता है लेकिन शक्कर की भी दिखाता है। कुछ पुदीने की जो स्टेम है, मेन स्टेम, उससे ब्रांच निकलती है अंडरग्राउंड, और वो ओब्लिकली ग्रो करके बाहर आ जाती है, लीफी शूट बना देती है। तो आप कहोगे तो शक्कर भी है। तो पुदीना जो है, मिंट, उनको दोनों एग्जाम्पल में रखा जा सकता है, स्टोलोन में भी और शक्कर में भी। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहाँ पे रखा है? स्टोलोन में। तो हम इसको वहां पे ज्यादा स्टोलोन को वेटेज दे देते हैं। रही बात शक्कर की, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने बताया अंडरग्राउंड ब्रांच निकलेगी और लीफी शूट बनाएगी। और ये एग्जाम्पल क्या बताए थे शक्कर के? हमने शक्कर का एग्जाम्पल बताया था पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम और बनाना। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? शक्कर के। और फाइनली जो अभी हमने डिस्कस किया ऑफसेट, तो उसमें पिस्टिया और आइकोर्निया। तो ये थी भाई स्टेम की मॉडिफिकेशन। अगला प्लांट का जो पार्ट आ जाता है, वेजिटेटिव पार्ट, वो क्या है? लीफ। तो अब हम लीफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे।